हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को रियलिज्म एंड एजुकेशन यानी यथार्थवाद और शिक्षा के विषय में बताऊंगी। सबसे पहले मीनिंग है डेफिनेशन। तो जैसे कल बताया था आप लोगों को चारवाद का जब कंपैरेटिव कराया था तो बताया था कि रियलिज्म है ना, ये वेस्टर्न फिलॉसफी है यानी भौतिकवादी दर्शन है, और जो मैटर है यानी पदार्थ उसी को ये वास्तविक मानती है, यानी भौतिकवादी दर्शन होने के कारण ही ये पदार्थ को वास्तविक मानती है, इसीलिए इसको यथार्थवाद कहा गया है ना। और इसकी उत्पत्ति रियल शब्द से हुई है, रियलिज्म है जो रियल शब्द से बना है ना। और ये ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है वस्तु या मैटर, इसलिए इसे रियलिज्म कहते हैं, जिसका अर्थ हुआ वस्तु के अस्तित्व संबंधी विचारधारा। सबसे पहले इस विचारधारा के विषय में अरस्तु ने बताया था। उन्होंने पदार्थ की स्वतंत्र सत्ता स्वीकार की। और वैसे तो इस विचारधारा का विकास 15 सेंचुरी में हो चुका था, वैज्ञानिक खोजें वगैरह हो चुकी थी, तो इस वजह से इस विचारधारा का विकास 15 सेंचुरी में हो चुका था। लेकिन 18 सेंचुरी में ही इसका ये अपने वास्तविक स्वरूप पर पहुंची, यानी जो चरम विकास इसका है वो 18 सेंचुरी में हुआ। और वैसे ईसा पूर्व अरस्तु के विचारों में इस विचारधारा का जो दृष्टिकोण है वो प्राप्त होता है, क्योंकि उन्होंने पदार्थ की यानी मैटर की स्वतंत्र सत्ता स्वीकार की थी। यह एक स्वतंत्र दर्शन है ना। ये अभी आप लोग को बता ही चुके कि 15 सेंचुरी में हुआ था, फिर 18 सेंचुरी में ये पूर्ण रूप में विकसित हुआ। और इसके जो प्रमुख दार्शनिक हैं एरेस्मस हैं, रेबले हैं, लॉर्ड माउंटेन है, मूल कास्टर हैं, बेकन है, रटके हैं, कमेनियस हैं, हॉब्स हैं, ये हैं, आप लोग देख लोगे। फिर डेफिनेशन मतलब मीनिंग की है बटलर की, इंग्लिश में देखिए आप लोग लिखी हुई है, हिंदी वाले जो हैं वो अपना नोट कर लेंगे। बटलर ने बताया है यथार्थवाद संसार को सामान्यतः उसी रूप में स्वीकार करता है जिस रूप में वह हमें दिखाई देता है। मतलब वास्तविकता जो है वो जैसी हमें दिखाई दे रही है वो वैसी ही है, उससे अलग कुछ भी नहीं है। जैसे आदर्शवाद में इसको सत्य नहीं मानते, उससे सत्य उससे भिन्न है, जो दिखाई दे रहा है उससे अलग है। स्वामी राम तीर्थ क्या बता रहे हैं कि यथार्थवाद का अर्थ उस विश्वास सिद्धांत से है जो संसार को वैसा ही मानता है जैसा वह हमें दिखाई देता है। ये भी वही बात कह रहे हैं। रॉस जेएस रॉस का कहना है कि यथार्थवाद यह स्वीकार करता है कि जो कुछ हम प्रत्यक्ष में अनुभव करते हैं उनके पीछे तथा मिलता जुलता वस्तुओं का यथार्थ जगत है। तो इस तरीके से ये सब यथार्थवादी विचारधारा जो चीजें हमें दिखाई दे रही है प्रत्यक्ष रूप में उसी को वो सत्य मानते हैं, और जो दिखाई नहीं देता जैसे आत्मा परमात्मा उसको सत्य नहीं मानते, और जो चीज हमें दिखाई दे रहा है डायरेक्ट रूप में उसको हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उसको अनुभव कर सकते हैं। तो इसलिए जो हमारी चीजें अनुभव में आ रही हैं वही सत्य है, अन्यथा नहीं। अब इसकी मेटाफिजिक्स यानी तत्व मीमांसा, क्योंकि ये रियल पदार्थ को इसने सत्य माना है ना, पदार्थ वस्तु मैटर, तो अल्टीमेट रियलिटी इसकी क्या है, मैटर है। और ये जो यूनिवर्स है ये भी मैटर से बना हुआ है, और इस मैटर की अपने में एक स्वतंत्र सत्ता है, यानी इसकी अपनी अलग सत्ता है। और ये पदार्थ केवल रूप परिवर्तन करता है, नष्ट नहीं होता। और आत्मा जो है सोल, उसको भी एक ये पदार्थ मानते हैं जो मतलब चेतन पदार्थ है ना, उसमें चैतन्य तत्व है क्योंकि उसमें क्रिया हो रही है। शरीर तो जड़ है, आत्मा चैतन्य है, लेकिन वो भी एक पदार्थ है, लेकिन उसमें क्रिया हो रही है।
लेकिन शरीर के नष्ट हो जाने पर वो भी नष्ट हो जाती, क्योंकि वो भी एक पदार्थ है, जबकि आदर्शवाद मानता है कि आत्मा शाश्वत है, वो नष्ट नहीं होती है। और जो मनुष्य है या अन्य प्राणी है, उन सबको भी वो पदार्थ ही मानते हैं कि ये एक पदार्थ है ना? इसलिए इनको भी मतलब केवल आत्मा के उसमें जो चेतन तत्व है, वो आत्म तत्व है इनमें, बाकी ये सब पदार्थ हैं। और उनके अनुसार पदार्थ में क्रिया का होना जीवन और पदार्थ में क्रिया का समाप्त हो जाना ही मरण है। मतलब जो डेथ एवं बर्थ का साइकिल चल रहा है, वो किस प्रकार है? मतलब अगर क्रिया हो रही है पदार्थ में, तो इसका मतलब वो जीवित है। अगर पदार्थ में क्रिया नहीं हो रही है, तो इसका मतलब वो उस मरणशील है वो। अब इसकी एपिस्टेमोलॉजी, क्योंकि इन्होंने वस्तु जगत को यानी मटेरियलिस्टिक जगत को महत्व दिया है, तो सच्चा ज्ञान मानते हैं कि जो हम इंद्रियों के द्वारा जो इस जगत को हम अनुभव कर सकते हैं, अनुभव द्वारा जो प्राप्त ज्ञान है वो हमारा सत्य है। तो हम इंद्रियों के द्वारा इस ज्ञान को प्राप्त करते हैं, तो इंद्रियों को उन्होंने ज्ञान का द्वार माना है। और 5 इंद्रियज आपको पता ही है कि कौन-कौन सी हैं, ये आप इसमें लिखी भी हुई है और आप लोग को मालूम भी है। और इनका ये भी मानना है कि जो ज्ञान हम शब्दों के माध्यम से प्राप्त करते हैं, वो भी तब तक सत्य नहीं है जब तक हम उनको सेंस ऑर्गन्स के द्वारा डायरेक्ट रूप से अनुभव नहीं कर लेते, यानी प्रत्यक्ष रूप से उनको अनुभव नहीं कर लेते हैं। जब हम इंद्रियों के द्वारा उस ज्ञान को प्रत्यक्ष कर लेते हैं, यानी जान लेते हैं, समझ लेते हैं, तभी वो हमारे लिए सत्य ज्ञान है, यानी ट्रू नॉलेज तभी है, तभी हम उसको ट्रू नॉलेज कह सकते हैं। है ना? तो ये जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है वो एक्सपीरियंस के द्वारा प्राप्त होता है। अब इसकी एक्सियोलॉजी, क्योंकि ये पदार्थवादी हैं, भौतिकवादी हैं, तो ये इनके अनुसार कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य है सुखपूर्वक जीना। तो मनुष्य की क्रियाशीलता के लिए जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती है, मतलब जिस चीज़ से उसको सुख की प्राप्ति हो, उस चीज़ के उत्पादन पर इन्होंने बल दिया है। और इनके जो मनुष्य के जो एथिक्स होने मतलब आचरण जो होना चाहिए, उसके संबंध में इनका कहना है कि मनुष्य को वो कार्य करने चाहिए जिसमें उसको सुख की प्राप्ति हो, यानी सुख की अनुभूति हो। और यहाँ पे मनुष्य क्या है? व्यक्ति नहीं, यानी समष्टि का दूतक है, मतलब यानी एक इंडिविजुअल व्यक्ति नहीं, पूरा मनुष्य क्या पूरी समष्टि, पूरा वर्ल्ड से संबंधित है। अब हर इंडिविजुअल डिफरेंस है, अब उसके अकॉर्डिंग हर एक की सुख की अनुभूति अलग-अलग है। तो इनका यही कहना है कि अब हर मनुष्य को किस प्रकार से सुख की अनुभूति हो रही है, ये तो निश्चित नहीं कहा जा सकता। तो इसलिए संसार के सभी मनुष्यों के लिए कोड ऑफ कंडक्ट जो है सेम नहीं बनाया जा सकता। किसी को किसी चीज़ में सुख की अनुभूति हो रही है, किसी चीज़ को किसी में हो रही है। तो कैसे एक समान बनाई जा सकती है कोड ऑफ कंडक्ट? मेन उद्देश्य है मनुष्य का सुखी जीवन। तो उसकी प्राप्ति के साधन मार्ग पर विचार किया गया है, ना कि कोई निश्चित वैल्यू निर्धारित करने पर। तो अपने-अपने सुख के अकॉर्डिंग सबके वैल्यूज़ अपने अलग-अलग हैं। अब फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, है ना? इसके पहला है फिनोमिनल वर्ल्ड इज ट्रू, यानी दृश्य जगत ही यथार्थ है, यानी सत्य है। इन्होंने जो हम अपने सेंस ऑर्गन्स के द्वारा जिस जगत को हम महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, इन आँखों से देख सकते हैं, छू सकते हैं, सूंघ सकते हैं, वही जगत हमारे लिए सत्य है और उसी का एग्जिस्टेंस है, यानी अस्तित्व है। जगत हमारे विचारों के फलस्वरूप नहीं है आदर्शवाद की तरह, बल्कि हम जिसको प्रत्यक्ष रूप से हम अनुभव कर रहे हैं, वही हमारे लिए सत्य है। और दूसरा है सेंसेस और द गेटवे ऑफ नॉलेज, यानी इंद्रियां ज्ञान के द्वार हैं। जो नॉलेज हम इन इंद्रियों के द्वारा प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि इन इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान हमारे अंदर जा रहा है, तो इसलिए इनको गेटवेज ऑफ नॉलेज कहा गया है। इन इंद्रियों के माध्यम से ही हम ज्ञान की प्राप्ति कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार की अनुभूति हो रही है, विभिन्न प्रकार के अनुभव हो रहे हैं जिनसे हमें ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, विभिन्न संवेदनाएं हो रही हैं, उससे फिर प्रत्यक्षीकरण हो रहा है और ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, तो इसलिए इंद्रियां हमारे ज्ञान के द्वार हैं। फिर ऑर्गेनिक मतलब थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी आंगिक सिद्धांत,
इसमें क्या माना गया कि जो संसार में जड़ एवं चेतन की वस्तुएं मिलकर एक ऑर्गेनिज्म का निर्माण करती हैं, यानी अव्यय का निर्माण करती हैं, और इसमें सम्मिलित रूप से तरंगित प्रक्रियाएं संचालित होती हैं, जिसके कारण परिवर्तन होता है, और इस परिवर्तनशीलता के कारण ही जगत के समस्त तत्व, विचार व नियमों में अनवरत परिवर्तन होता रहता है। फिर चौथा है अपोजिशन ऑफ आइडियलिज्म, यानी ये आदर्शवादी विचारधारा के बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि वो आध्यात्मिक यानी स्पिरिचुअल है, और ये भौतिक है यानी फिजिकल है। अब फिफ्थ है डेवलपमेंट ऑफ मैन इज अकॉर्डिंग टू रेगुलरिटी ऑफ द वर्ल्ड, है ना। मनुष्य का विकास संसार की नियमितता के अनुसार होता है। यथार्थवादी इस भौतिक संसार में एक रेगुलरिटी देखते हैं। उनका कथन है कि संसार में जो कुछ भी परिवर्तन हो रहे हैं वो एक नियम के अनुसार हो रहे हैं। परिवर्तन का ही दूसरा नाम विकास है। अगर ये चेंज नहीं होगा तो विकास भी नहीं होगा, नहीं तो हम जड़ होके रह जाएंगे। उनका तर्क है कि यदि मनुष्य के पास अगर शक्तियां हैं तो उनका विकास हो रहा है, मतलब उन शक्तियों के द्वारा वो विकास हो रहा है। इसी कारण ये मतलब इन्वायरमेंट को विशेष महत्व देते कि अगर, क्योंकि जंगल में मनुष्य का विकास नहीं हो सकता, मनुष्य का विकास कहाँ होगा, समाज में रहकर ही होगा, तो उसके लिए अच्छा इन्वायरमेंट तैयार किया जाए। फिर इनका है मैन इज अ पार्ट ऑफ मटेरियल वर्ल्ड, यानी मनुष्य इस मतलब भौतिक जगत का एक अंश है ना। तो मैन को भी इन्होंने क्या माना है कि एक पदार्थ है ना। बस ये है इसके अंदर कि अन्य पदार्थों से ये भिन्न है, क्योंकि इसके पास जो है चैतन्य तत्व है और मस्तिष्क है, जिसपे वो विचार कर सकता है और नई नई खोज कर सकता है, और जो चीजें आ रही उनको अनुभव प्राप्त कर सकता है, ज्ञान प्राप्त कर सकता है और विकास की ओर बढ़ सकता है। इसलिए अन्य पदार्थों से ये सर्वश्रेष्ठ है। फिर सेवेंथ है नॉलेज ऑफ मटेरियल वर्ल्ड इज इसेंशियल फॉर हैप्पी लिविंग, यानी सुख पूर्वक जीने के लिए वस्तु जगत का ज्ञान आवश्यक है। क्योंकि इनका अंतिम उद्देश्य क्या है कि मनुष्य को सुख की प्राप्ति हो। तो मनुष्य को संसार की वस्तुओं का जितना अधिक ज्ञान रखेगा, जितनी नई नई चीजों के बारे में जानेगा, उतना अधिक उनका वो उपयोग कर पाएगा, यानी जितने उसके पास कंफर्ट आएंगे उनका उतना उपयोग करेगा, उतना वो सुखी होगा। तो इन्होंने सुखी जीवन के लिए बताया है कि मनुष्य का मेन उद्देश्य सुखी जीवन है, उसके लिए चीजें तैयार करना। फिर एट्थ पॉइंट है एम्फेसिस ऑन एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन, यानी अनुभव और प्रयोग पर बल दिया है। इनका मानना है कि जो भी हम अनुभव प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक प्रक्रिया के द्वारा अनुभव प्राप्त करना चाहिए। तो इसके अंतर्गत निरीक्षण, परीक्षण और एक्सपेरिमेंट पर बल दिया है। कोई भी अनुभव प्रयोग की कसौटी पर सिद्ध ना हो जाए तब तक हमें उसे स्वीकार भी नहीं करना चाहिए। फिर है एम्फेसिस ऑन द प्रेजेंट प्रैक्टिकल लाइफ ऑफ मैन, यानी मनुष्य के वर्तमान और व्यवहारिक जीवन पर बल। तो इन्होंने पास्ट की भी छोड़ने को, पास्ट की भी चिंता नहीं करो, फ्यूचर की भी नहीं करो, प्रेजेंट में जियो और सुखी रहो, यानी व्यवहारिक चीजों पर ज्यादा बल दिया है। क्योंकि फ्यूचर की चिंता करके भी हम दुखी होंगे, और इसका मेन उद्देश्य है कि सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करना। तो सुखपूर्वक जीवन जीने के लिए मनुष्य को वस्तु जगत के विषय में पूर्ण ज्ञान हो और उसका अधिकतम उपयोग करे, इसलिए प्रेजेंट में रहे और व्यवहारिक जीवन जिए। फिर टेंथ है द एम ऑफ ह्यूमन लाइफ इज टू लाइव हैप्पीली, यानी मनुष्य जीवन का उद्देश्य सुख पूर्वक जीना है। तो मनुष्य संसार का एक पदार्थ है, सर्वश्रेष्ठ पदार्थ है, और ये भी मानते हैं कि इस पदार्थों के अंग कमजोर और शिथिल हो जाते हैं, नष्ट भी हो जाते हैं। इसलिए मनुष्य को सबसे पहले अपने शरीर को स्वस्थ रखना है और अपने मस्तिष्क को स्ट्रांग रखना है, मेंटली उसको स्ट्रांग करना है, और मतलब जो भी रिसर्च करे, ज्ञान की प्राप्ति करे, उससे उसको उसके मस्तिष्क का विकास होगा, तो नई नई चीजों का डेवलपमेंट होगा।
तो उससे उसको सुख की प्राप्ति होगी। इसके लिए उन्होंने उसके मस्तिष्क के डेवलपमेंट की बात कही है और सेंस ऑर्गन्स की ट्रेनिंग की बात की है कि उनको भी प्रशिक्षित किया जाए। फिर अब आते हैं आपके 4 प्रकार के रूप हैं, है ना? फॉर्म्स ऑफ रियलिज्म, है ना? तो ह्यूमनिस्टिक है, सोशल है, सेंस है, नियो है, रियलिज्म। सबसे पहले मानवतावादी। तो मानवतावादी के हैं रैबले, मिल्टन, इरेस्मस, है ना? इन्होंने क्या माना है कि यह जीवन की प्रत्येक समस्या को के लिए वर्तमान में समाधान का अध्ययन करते, कि जो भी समस्या है उसको वर्तमान में यानी प्रेजेंट टाइम में ही उसका समाधान होना चाहिए। ये शिक्षा को वास्तविक दुनिया के लिए, मतलब जो रियल जीवन है उसके लिए तैयार करते हैं, है ना? कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि व्यक्ति को रियल जीवन के लिए तैयार करे, है ना? फिर ये इनका मानना है कि सुखी जीवन को मानव जीवन का उद्देश्य मानते हैं, कि मानव का जीवन का उद्देश्य है सुख की प्राप्ति करना। और इनका मानना है कि ये सुख की प्राप्ति किससे होगी, क्योंकि मानवतावादी हैं, तो ये प्राचीन रोमन और यूनानी साहित्य को पढ़ने की बात कहते हैं कि उससे पढ़ने से मनुष्य को सुख की प्राप्ति होगी। जो ग्रीक और रोमन लिटरेचर है वो पढ़ने से इनको सुख की प्राप्ति होगी, ये सुख के साधन है। ये देखो इसमें ये दार्शनिक दिए हुए हैं इनके। फिर सोशल, है ना, रियलिज्म। अब ये क्या मानते हैं कि मनुष्य को वास्तविक सुख तभी मिल सकता है जब वह समाज में एडजस्टमेंट कर सकता है ना, समायोजन कर सकता है। और सामाजिक यथार्थवादियों के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य संसार के लिए मनुष्य को व्यवहारिक रूप से तैयार करना है, तभी तो वो समायोजन कर पाएगा समाज के साथ में। फिर सीखने के लिए इन्होंने भ्रमण पद्धति पर जोर दिया है ना? देखो मेथड ऑफ ट्रेवल ऑफ जर्नी मेथड। यह एक ऐसी शिक्षण पद्धति पर जोर देते हैं जो बालक की प्राकृतिक प्रवृत्ति का विकास करे, यानी उसका नेचुरल डेवलपमेंट करे। और ये अभिव्यक्तवादी अनुशासन के खिलाफ है ना? ये सोशल रियलिज्म के हैं, लॉर्ड माउंटेन और जॉन लॉक। अब सेंस रियलिज्म यानी ज्ञानेंद्रिय यथार्थवाद, इसके बेकन, राटके, मूलकास्टर, कमेनियस हैं। अब ये क्या मानते हैं कि मनुष्य को वास्तविक सुख पदार्थ के वास्तविक ज्ञान से प्राप्त होती है, और पदार्थ का वास्तविक ज्ञान हम इंद्रियों के माध्यम से करते हैं। तो ये शिक्षा में इंद्रियों यानी सेंस ऑर्गन्स की ट्रेनिंग पर बल देते हैं ना, कि सेंस ऑर्गन की ट्रेनिंग पर बल दिया जाए। और इसमें इन्होंने क्या बताया है कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए। और इसमें भाषा और साहित्य के स्थान पर इन्होंने प्रकृति अवलोकन, विज्ञान की शिक्षा को प्राथमिकता दी है। और क्योंकि पहले वाले मानवतावादी क्या कह रहे थे कि साहित्य की बात कर रहे थे ना, लेकिन ये किसकी बात कर रहे हैं, ये साइंस की बात कर रहे हैं कि प्रकृति अवलोकन और विज्ञान की शिक्षा को इन्होंने प्राथमिकता दी है। और शिक्षण विधियों में इन्होंने आगमनात्मक यानी इंडक्टिव मेथड बताया है, जो किस पर आधारित है, अवलोकन, विश्लेषण, संश्लेषण पर चीजें आधारित होनी चाहिए। और इंडक्टिव मेथड बेकन द्वारा दिया गया है। ये ध्यान रखिएगा कि इंडक्टिव मेथड बेकन के द्वारा दिया गया है। और कुछ ये फार्मूलास बताए राटके ने, है ना? ये आगे भी मिलेंगे आपको, तो वहां पे आपको बता देंगे। जैसे इसमें है टीच ओनली वन सब्जेक्ट एट अ टाइम, यानी एक बार में एक ही विषय पढ़ाया जाए। दूसरा है द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन शुड बी द मदर टंग, यानी मातृभाषा में शिक्षा दी जाए। नेचर को फॉलो करो, यानी प्रकृति का अनुसरण करो। और लर्निंग शुड नॉट बी बेस्ड ऑन रोट मेमोरी, है ना, कि कोई भी ज्ञान रटकर न सिखाया जाए। फिर है नॉलेज शुड बी थ्रू सेंस एंड एक्सपीरियंसेस, है ना, तो अनुभव के द्वारा प्राप्त ज्ञान जो है वो अनुभव के द्वारा प्रदान कराना चाहिए। फिर है थिंग्स शुड बी इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट देन वर्ड्स, यानी वस्तुओं का ज्ञान, शब्दों का ज्ञान देने से पहले हमें क्या करना चाहिए, वस्तु को इंट्रोड्यूस कराना चाहिए, कि पहले वस्तु दिखाकर हमें उस वस्तु का ज्ञान, अगर वस्तु है हमारे सामने तो जब हम उसकी नॉलेज बच्चे को देंगे तो वो जल्दी ग्रहण करेगा।
स्टूडेंट शुड नॉट बी रिप्रेस्ड, उसको मतलब दबाव में नहीं लाना चाहिए, है ना। कोई मतलब ऊपर से कोई भी प्रेशर नहीं डालना चाहिए उसको। कमेनियस इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन, कमेनियस को हम मॉडर्न एजुकेशन का फादर भी कहते हैं। ये देखो सेंस रियलिस्टिक है। फिर नियो रियलिज्म ना, इसके कौन कौन से हैं, बर्टन रसल व्हाइट हेड हैं। और ये नव यथार्थवाद वास्तव में एक दार्शनिक विचारधारा है। यह भौतिकी में आधुनिक विकास के मेथड्स, तरीकों और परिणामों को प्रकट करता है, यानी मेथड्स को बताता है आधुनिक युग के लिए, आधुनिक भौतिक जो है। और ये वैज्ञानिक सिद्धांतों, डू नॉट कंसीडर द साइंटिफिक प्रिंसिपल्स एवरी एवरलास्टिंग while they express the changeability in them, ये वैज्ञानिक सिद्धांतों को चिरस्थायी नहीं मानते बल्कि उनको भी चेंजेबल मानते, कि उनमें भी परिवर्तन होता है। और ये विज्ञान के साथ साथ कला की शिक्षा को भी प्रमोट करते हैं, यानी विज्ञान के साथ साथ कला की शिक्षा और मानवतावादी भावनाओं के साथ शिक्षा की विश्लेषणात्मक प्रणाली का समर्थन करते हैं। ठीक है, मतलब थोड़ा मानवतावादी दृष्टिकोण भी ये लेकर चलते हैं। इसके बाद ये नियो रियलिज्म के हैं बर्टन रसेल और व्हाइट हेड। अब एजुकेशन आ गई इनकी। इन्होंने एजुकेशन को विकास की एक प्रक्रिया माना है ना, डेवलप प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, विकास की एक प्रक्रिया माना है। और ये भी माना है कि ज्ञान ज्ञान के लिए है और ज्ञान मुक्ति के लिए। इन सिद्धांतों का विरोध किया। सुखी जीवन के लिए इन्होंने ज्ञान बताया है ना, ज्ञान ज्ञान के लिए और मुक्ति के लिए नहीं है। कमेनियस का तो यही मानना था कि शिक्षा व्यक्ति और समाज दोनों का विकास होता है ना, दे आर। तो इन्होंने, अब इनकी डेफिनेशन देखो, अरस्तु की तो है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। और इन्होंने क्या बताया कमेनियस ने, सामाजिक एवं व्यक्तिक शक्तियों की पुनर्जीवित करने की प्रक्रिया ही शिक्षा है। जॉन मिल्टन ने कहा है, मैं पूर्ण तथा उदार शिक्षा उसको कहता हूँ जो व्यक्ति को शांति तथा युद्ध दोनों समय में व्यक्तिगत और सार्वजनिक कार्यों को न्यायोचित ढंग से दक्षता और उदारता के साथ करना सिखाती है। अब इसके उद्देश्य, पहला है बालक को वास्तविक जीवन के लिए तैयार करना, टू प्रिपेयर द चाइल्ड फॉर अ रियल लाइफ, यानी मतलब रोज की जो रूटीन लाइफ की जो चीजें हैं उनको सिखाना और व्यवहारिक समस्याओं का समाधान करने की योग्यता डेवलप करना, है ना, जिससे वो इस संसार में अपना जीवन अच्छे से जी सके। बालक को एक सफल व सुखी जीवन के लिए तैयार करना, टू प्रिपेयर द चाइल्ड फॉर अ हैप्पी लाइफ, यानी बालक को वास्तविक ज्ञान प्रदान करना, जो वास्तविक ज्ञान वो भौतिक जगत का ज्ञान है जिससे वो अपना समायोजन समाज व प्रकृति के साथ कर सके। बालक को प्राकृतिक व सामाजिक पर्यावरण का ज्ञान कराना, यानी टू एक्वेंट द चाइल्ड विथ नेचुरल एंड सोशल इन्वायरमेंट, यानी बालक को सोशल सामाजिक और प्राकृतिक इन्वायरमेंट का ज्ञान कराना और वैसा इन्वायरमेंट भी प्रदान करना स्वस्थ, जिसमें उसका अच्छे से डेवलपमेंट हो सके। डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक आउटलुक, यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, क्योंकि भौतिकवादी दर्शन है तो वैज्ञानिक के सब जो विषय है साइंस सब्जेक्ट उन पर विशेष महत्व देता है। और बालक के अंदर भी मतलब साइंटिफिक आउटलुक
आउटलुक डेवलप हो, तभी वो मतलब सभी चीज़ों का मतलब तत्वों का विश्लेषण करके, प्रयोग करके सत्य उन चीज़ों को सिद्ध कर सकेगा, तभी उसकी विवेक शक्ति, निर्णय शक्ति और रीज़निंग पावर का विकास होगा। फिर है अ, डेवलपमेंट ऑफ मेंटल पावर, यानी वो बालक की मानसिक शक्तियों का भी विकास करना, वही जो निर्णय शक्ति और क्षमता ये सब क्या है, उसकी मेंटल पावर है, उनका विकास करना। ज्ञानेंद्रियों का विकास व प्रशिक्षण, डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस, यानी जो बालक के सेंस ऑर्गन है उनकी पूर्ण तरीके से उनको डेवलप करना, उनकी ट्रेनिंग देना, जिससे उनका शारीरिक विकास व इंद्रिय प्रशिक्षण द्वारा वस्तुओं को सही ज्ञान प्राप्त कर सके। और है फिर नेक्स्ट प्रोवाइडिंग वोकेशनल एजुकेशन, यानी व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना। व्यावसायिक शिक्षा के पक्षधर है कि बालक को व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, उसके रुचिपूर्ण जो उसके लिए रुचि का कोई चीज हो उसमें उसको व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करे, जिससे वो अपना जीवन यापन अच्छी तरीके से सुविधापूर्ण तरीके से जी सके। अब रियलिज्म में करिकुलम के बारे में क्या बताया है कि देखो, इनका जो मतलब भौतिकवादी ही करिकुलम है, यानी साइंटिफिक सब्जेक्ट पे ज्यादा जोर दिया गया है। पहला है पाठ्यक्रम में व्यापकता, एक्सटेंसिव करिकुलम, यानी व्यापक बहुत, इनका पाठ्यक्रम जो करिकुलम है बहुत ही व्यापक है, लेकिन सबकी कुछ ना कुछ उपयोगिता है, इसलिए इन्होंने चयन की स्वतंत्रता दी है कि अपनी रुचि के अनुसार बालक अपने सब्जेक्ट का चयन कर सकता है। तो ये दोनों पॉइंट हो गए, मतलब विषयों के चयन की स्वतंत्रता, चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स, क्योंकि व्यापक है तो सारे सब्जेक्ट तो हर बच्चे के लिए पढ़ना संभव नहीं है ना, तो इसलिए इन्होंने सिलेक्शन का वो दिया कि अपनी रुचि के अनुसार छात्र चयन कर सकता है। विषयों के मध्य अंतर संबंध, यानी सब्जेक्ट टू इंटर रिलेटेड होने चाहिए, मतलब एक दूसरे से कोरिलेट होने चाहिए। इस तरीके का करिकुलम डेवलप हो कि ये खंड खंड करके बच्चों को विषय ना पढ़ाया जाए, बल्कि एक दूसरे से कोरिलेटेड हो। फिर है एम्फेसिस ऑन एजुकेशन थ्रू मदर टंग, यानी जो बच्चों की शिक्षा दी जाए वो मदर टंग यानी मातृभाषा के माध्यम से दी जानी चाहिए। फिर है चाइल्ड सेंटर्ड सोशल करिकुलम, यानी बाल केंद्रित सामाजिक पाठ्यक्रम, यानी चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए और उसको एक समाज का अच्छा नागरिक बनना है, जिससे वो बड़े होकर अपना समाज में समायोजन कर सके, आदर्श नागरिक बन सके, तो उसके लिए सामाजिक चीजों को भी अनिवार्य रूप से करना आवश्यक है, मतलब सोशल ज्ञान भी दिया जाना चाहिए और विद्यालय का एनवायरनमेंट भी सोशल होना चाहिए। पाठ्यक्रम मोस्ट एम्फेसिस ऑन वोकेशनल एजुकेशन, और मतलब व्यावसायिक शिक्षा पर सबसे ज्यादा बल दिया है। इस सब्जेक्ट ऑफ करिकुलम में बताए गए हैं, बहुत सारे विषय रखे हैं। साइंस सब्जेक्ट को मेन स्थान दिया गया है, फिर उसके बाद ये जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी और ये सारे सब्जेक्ट को दिया गया है। बेकन हैज गिवन द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेस और टू साइंस सब्जेक्ट को देते हैं। फिर उसके बाद लिटरेचर एंड फिलोसफी को देते हैं। अब टीचिंग मेथड्स, अब ये सेंस ऑर्गेन्स को इंद्रियों का द्वार मानते हैं, तो उस तरीके की नॉलेज दी जाए और से मतलब सेंस ऑर्गेन्स को ट्रेंड किया जाए, है ना, बच्चे की सेंस ऑर्गेन्स को यानी ज्ञान इंद्रियों को ट्रेंड किया जाए। मिल्टन किस पर बल देते हैं? एक्सकर्शन एंड और टूर पर। और लॉक भी इसी चीज पे बल देते हैं कि बच्चे को जो भी लर्निंग सिखाई जाए वो ऑब्जर्वेशन द्वारा हो और टूर द्वारा हो। और फिर इन्होंने लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय सेल्फ एक्सपीरियंस, है ना, विच हैज इंक्रीज द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्कशॉप एंड लेबोरेटरी मेथड इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, मतलब वर्कशॉप कराया जाए, मतलब वर्कशॉप इसलिए बोल रहे हैं, लेबोरेटरी मेथड इसलिए बोल रहे हैं कि वहां पे बच्चे वास्तविक रूप से कार्य करके सीखते हैं, जिसमें वहां पे स्वयं निरीक्षण करके प्रयोग करके सीखते हैं। इसका मतलब आप लोग समझ रहे हैं ना कि ये इंडक्टिव मेथड पे ज्यादा जोर दिया जा रहा है, रियलिज्म में इंडक्टिव मेथड पे ज्यादा जोर दिया गया है।
तो ये बस और फिर ये बता रहे कि जो भी शिक्षा दी जाए वो ऑब्जेक्ट्स को दिखा कर दिए जाए, मतलब उस रियल में उस चीज़ को अनुभव कर सके। ऑब्जेक्ट्स दिखाना मतलब कोई वस्तु दिखाना, फिर उसका ज्ञान प्रदान करना। और इसी से मटेरियल एड्स का प्रयोग शुरू हुआ है। रियलिज़्म से ही शिक्षा के क्षेत्र में मटेरियल एड का प्रयोग शुरू हो गया है कि वस्तु को दिखाकर ज्ञान प्रदान करना। उसी से ये ऑडियो विजुअल एड्स भी शुरू हुए हैं और को करिकुलर एक्टिविटीज शुरू हुई है और ये को एजुकेशन के भी समर्थक हैं और शिक्षा प्रशिक्षण में ट्रेनिंग भी इन्हीं की देन है। कुछ टीचिंग फार्मूला दिए हैं। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स यानी सरल से जटिल की ओर, नोन टू अननोन ज्ञात ज्ञात से अज्ञात की ओर, कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट स्थूल से सूक्ष्म की ओर, है ना, निश्चित से अनिश्चित की ओर, है ना, अनुभवजन्य ज्ञान से तर्कपूर्ण ज्ञान की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर यानी डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। अब अनुशासन, ये अनुशासन के पक्षधर हैं। विद्यार्थी को एकदम से फ्री नहीं छोड़ना है, उसको थोड़ा अनुशासन में रखना है। मतलब अगर स्कूल है तो वहाँ पे रूल्स होंगे और वो मतलब इस तरीके का वातावरण बनाना है कि बालक वहाँ पे कठिनाइयों से भागकर पलायन नहीं करे, भागे नहीं, बल्कि उसका फेस करना उस चीजों को सीख जाए, है ना। छात्र अगर अनुशासित है, डिसिप्लिन में है, तो वो कठिनाइयों से जो भी डिफिकल्टी आती है उनसे भागता नहीं है, उसको अच्छी तरीके से फेस कर लेता है। लेकिन दंड के द्वारा अनुशासन कायम करने पर का ये विरोध करते हैं। और ये मतलब ये इस बात पर बल देते हैं कि विद्यालय का इन्वायरमेंट ऐसा बनाया जाए कि वहाँ पे बच्चे स्वयं से एक सिस्टम कायम करना सीख जाएं और उनका ये नेचर बन जाए, फिर उससे वो डिसिप्लिन में रहेंगे, क्योंकि वो ऐसा करने के लिए वो स्वयं सोचने लगेंगे, क्योंकि आगे बढ़कर फिर वो स्वयं उस चीज को फॉलो करेंगे, वैसा कराने का भी प्रयास करेंगे। और ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट पेडागॉजी पे विश्वास नहीं करते कि बालक को बहुत ज़्यादा आप बिल्कुल नहीं वो प्रेशर दो, बिल्कुल भी ना डांटो, वो ना करो, तो बालक उद्दंड हो जाते हैं। एकदम सॉफ्ट पेडागॉजी नहीं, थोड़ा-सा मतलब अनुशासन रखना पड़ेगा, जिससे बालक डिसिप्लिन में रहे और सीखे भी। क्योंकि व्हाइट हैट कहते हैं कि हर कार्य रुचिपूर्ण बालक के लिए नहीं हो सकता है। अब टीचर्स टीचर्स की इन्होंने कुछ क्वालिटीज बताई हैं, है ना, कुछ विशेषताएं बताई हैं। मतलब ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग फ्रॉम ए साइंटिफिक पॉइंट टू व्यू एंड ट्राई टू डेवलपमेंट साइंटिफिक एटीट्यूड इन द स्टूडेंट आल्सो। मतलब टीचर स्वयं क्या हो, उसका साइंटिफिक आउटलुक हो और जो विद्यार्थियों को समझाए उनके वास्तविक रूप में प्रस्तुत करें, उन्हें निरीक्षणता मतलब अनुभव द्वारा उनको स्वयं निर्णय लेने का अवसर प्रदान करें, है ना। इस तरीके का शिक्षक होना चाहिए, उसका स्वयं विज्ञान पे मतलब साइंस पे अटूट विश्वास हो और स्टूडेंट्स के अंदर भी वही एटीट्यूड डेवलप करे। वो प्रत्येक वस्तु को, है ना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मतलब समझाने का प्रयत्न करे छात्रों को, और छात्रों में भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करने का प्रयास करे। और वो जो चीजें समझाए ना, जैसे इमेजिनेशन की अपेक्षा यानी कल्पना की अपेक्षा वस्तुनिष्ठ और उपयोगी ज्ञान ज्यादा दे बालक को, है ना। और वो एक तरह से सच्चा अन्वेषक हो यानी रिसर्चर हो, खोज करने वाला हो, यानी बता रहे ना कि एक्सप्लोरर हो, जो नई नई चीजें खोज के बताए, वैज्ञानिक मतलब साइंटिफिक मेथड्स के द्वारा नई नई चीजों को लेकर आए। और
इन्हीं चीजों पर वो विश्वास भी करता हो, और ही बिकम फैमिलियर विद द नीड्स इंटरेस्ट, यानी अपने छात्राओं की वो आवश्यकताओं से, रुचियों और इच्छाओं से परिचित हो और उनकी परिपुष्टि भी वो वैज्ञानिक ढंग से करे, इस तरीके का होना चाहिए। और बल्कि वो छात्रों पे अपनी वैज्ञानिक मान्यताएं थोपे नहीं, जबरदस्ती नहीं लाने, मतलब उनका दृष्टिकोण ऐसा विकसित करे कि वो स्वयं उस चीज को समझकर उसका प्रयोग करें। और वो मनोविज्ञान, मतलब चाइल्ड साइकोलॉजी और किशोर यानी एडोलसेंट साइकोलॉजी से परिचित हो। द रियलिस्टिक टीचर यूज द प्रिंसिपल ऑफ कंडीशनिंग, यानी जो बाल मनोविज्ञान के थ्योरीज वगैरह है ना, जो लर्निंग की थ्योरीज वगैरह है, कंडीशनिंग पर आधारित है, उन सबको वो जानता हो, जो वो अपने छात्रों पर उनका प्रयोग कर सके और उनका प्रयोग करके अपने पाठ को सरल व आकर्षक बना सके। और फिर है कि अपने छात्र और छात्रों द्वारा अपने वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए यथार्थवादी शिक्षक, मतलब यही कंडीशनिंग का प्रयोग करे, कि जिससे अच्छी तरीके से अर्थात रूप में वो उन चीजों को समझा सके। और present objects and action to students in their real form and gives them opportunities to observe and experience and make decisions, यानी वो रियल ऑब्जेक्ट और इन सब चीज के द्वारा वो बच्चों को अच्छी तरीके से सिखाए, जिससे बच्चे अच्छी तरीके से सीख सके और इन सब का वो प्रयोग अच्छी तरीके से करे। तो इसके लिए टीचर्स ट्रेनिंग की भी बात कही गई है। अब स्टूडेंट्स के लिए क्या कहा गया है? अभी जो कहते हैं कि एक कोरी स्लेट है, मतलब प्लेन स्लेट की तरह है, तो जैसा हम लिखेंगे वैसा ही बालक के मस्तिष्क पर लिख जाएगा। तो इसलिए बालक को क्या कहते हैं, इन्वायरमेंट ऐसा देना चाहिए कि वो बालक के अंदर अच्छी चीजें जाए। हम जैसा इन्वायरमेंट देंगे वैसा ही बालक बनेगा। तो कमेनियस इस बात पर बल दिया कि बालकों के साथ प्रेम एवं सहानुभूति पूर्वक व्यवहार किया जाना चाहिए और उनका शारीरिक एवं मानसिक क्षमताओं एवं रुचियों के अनुसार ही उनके कार्य कराए जाने चाहिए। मतलब जिसमें रुचि नहीं है, उनकी मेंटल एबिलिटी हम कार्य दे देंगे तो वो अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो मतलब यथार्थवादी क्या मानते हैं कि बच्चा सजग रहे, सीखे। तो हम जब उसकी रुचि के अनुसार देंगे, उसकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा का विधान करेंगे, तो वो सजग होगा, मोटिवेट होगा सीखने के लिए। और चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, मतलब शिक्षार्थी को ध्यान में रखकर ही शिक्षा की प्रक्रिया का विधान किया जाना चाहिए। और स्टूडेंट्स के जो मेन है ना फोकल पॉइंट को ध्यान में रखकर ही शिक्षा का विधान किया जाना चाहिए। स्कूल, अब इनका क्या मानना है कि स्कूल ऐसे साधन हो, मतलब एक ऐसा वर्कशॉप हो या इस तरीके के साधन हो, मतलब रियल वर्कशॉप हो, जहाँ पे बालक अपनी क्रिएटिविटी के द्वारा यानी क्रियाओं के द्वारा सीख सके। क्योंकि विद्यालय के में ही हम उनकी अच्छी प्रकार की शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। उनका मानना है कि जो विद्यालय है वो मनुष्यों के वास्तविक निर्माण का साधन हो, यानी जो ऐसी कार्यशाला हो जो वास्तविक मनुष्य जहाँ से निर्मित होकर निकले। और कमेनियस इस विचारधारा के समर्थक है। उन्होंने कहा है कि विद्यालय व कक्षा शिक्षण के महत्व को उन्होंने स्वीकार किया है। उनका मानना है कि विद्यालय समाज का दर्पण है, तो यहाँ उन सभी क्रियाओं का आयोजन किया जाना चाहिए जो समाज में चल रही हैं, और इन क्रियाओं में भाग लेकर बालक यथार्थ जगत की वास्तविकताओं को अनुभव कर सकता है और अपना अनुकूलन भी तदनुसार कर सकता है। और इनका मानना है कि बालकों की भिन्न भिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के विद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए। वे विद्यालयों को मतलब कृत्रिम वातावरण से दूर रखना चाहते हैं और वो को एजुकेशन के भी समर्थक हैं
कि बालक बालिकाओं को एजुकेशन दी जानी चाहिए। हाँ, ये पूरा हमने विद्यालय का आप लोगों को बता दिया है। और विद्यालय में मतलब वहाँ पे मनुष्य बालक की मूल शक्तियों, रुचियों और आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा का विधान करना, तो कहाँ संभव है? केवल एक फॉर्मल इंस्टीट्यूट में ही संभव है, तो इसलिए विद्यालय का एनवायरनमेंट भी अच्छा होना चाहिए। और एक बात उन्होंने कही है कि जहाँ प्रशिक्षित अध्यापक यानी ट्रेन्ड टीचर्स बच्चों को उनकी रुचि, रुझान और योग्यता अनुसार विकास करने का अवसर प्रदान करते हैं, शिक्षा दी जानी चाहिए। अब इनका कंट्रीब्यूशन, एम्फेसिस ऑन द प्रैक्टिकल एजुकेशन यानी व्यवहारिक शिक्षा पर जोर दिया है। और इन्होंने उदार एवं वोकेशनल एजुकेशन यानी लिबरल एंड वोकेशनल एजुकेशन पर बल दिया है। साइंटिफिक सब्जेक्ट को ज्यादा महत्व दिया है। को एजुकेशन पर बल दिया है। और न्यू टीचिंग मेथड्स दिए हैं, है ना, कुछ टीचिंग्स फार्मूला दिए हैं। और इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ टीचर ट्रेनिंग, टीचर ट्रेनिंग के कॉन्सेप्ट से इन्होंने हमें परिचित कराया। और सोशल नेचर ऑफ द स्कूल मतलब सामाजिक और प्राकृतिक वातावरण, स्कूल के सामाजिक एवं प्राकृतिक वातावरण पर बल दिया है। और दोनों को समान महत्व दिया है, मतलब बालक के व्यक्तित्व को और सोसाइटी को, मतलब दोनों का समान महत्व है, कोई एक दूसरे से ज्यादा नहीं, क्योंकि व्यक्ति से ही समाज निर्मित होता है। तो दोनों को समान महत्व दिया, जितना ही इम्पोर्टेंस व्यक्ति की है उतनी ही इम्पोर्टेंस समाज की है। तो इस तरीके से ये यथार्थवाद यानी रियलिज्म समाप्त होता है। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू।